आइए सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बैठिए। महावीर, महावीर, आपने ये ध्यान तो दे ही दिया होगा और नोटिस किया होगा कि कोविड के संबंध में जो बचाव होने चाहिए वो बचाव किए जा रहे हैं, इसलिए आपकी कुर्सी दूर रखी गई। सेफ रहें, आप भी सेफ रहें, हम भी सेफ रहें। मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हटा ले रहे हैं। आप चाहें तो हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। दूरी है इसलिए सेफ रहेंगे। जी ठीक है, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम महावीर प्रसाद है और मैं चूरू ज़िले का मूल निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है, गांव के नज़दीकी स्कूल में, और सुजानगढ़ तहसील में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, सुजानगढ़ शहर में। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने जयपुर से शिक्षा ग्रहण की है और उसके पश्चात मैंने CGL के थ्रू इंस्पेक्टर पोस्ट पर कर्नाटका स्टेट ज्वाइन किया था। वहाँ मेरा एक प्रमोशन भी आ चुका है। वर्तमान में सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत हूँ। CGL के थ्रू का क्या मतलब? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो करवाता है, उसके थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। किस वर्ष? 2005 में ज्वाइन किया था। ओके, तो अब लगभग 16 साल हो गए आपके नौकरी करते हुए। यस सर। तो अच्छा है, अब तो प्रमोशन भी मिल गया है, आपका ग्रेड बढ़ गया होगा। अब आप आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट में, तो नुकसान होगा तो आपको सैलरी में थोड़ा बहुत नुकसान संभावित है, लेकिन जिस कार्य क्षेत्र में जो मैं काम करने का इच्छुक हूँ, मुझे बेहतर जो स्कोप मिलेगा, जो वैरायटी मिलेगा काम में, और जो मेरी जो इच्छा है कि मैं समाज के लिए और बेहतर काम कर सकूं, ऐसी सेवा के लिए मैं प्रयासरत हूं। और इसके लिए अगर मासिक वेतन मुझे कम भी होता है, और भविष्य में संभावित भी है कि 10-15 साल में मैं उस लेवल पर वापस आ जाऊंगा अगर उसी सेवा में रहूं या नया जो पद ज्वाइन कर लूं। तो कुल मिलाकर के मुझे इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मुझे कोई लॉस नहीं दिखता सर। प्रदेश की सेवा में रिटायरमेंट एज भी कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा। कितना रिटायरमेंट एज है राजस्थान में अभी? सर, जहाँ तक मुझे याद है 60 साल ही है। 60 है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 ही है सर। 60 दोनों में रिटायरमेंट में कोई फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आप 2005 बैच के हैं, तो आपके पास पेंशन है? नहीं है सर, हम नई पेंशन प्रणाली के अधीन है सर, जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम में पेंशन है। पेंशन नहीं है करके नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन से होता है और ये कोई फिक्स्ड नहीं है, वो बाद में तय की जाएगी। जब सुपरन्वेशन हो जाएगा तो जो भी कॉर्पस होगी उस पर उसका निर्धारण करेगा जो भी एजेंसी होगी, पेंशन फंड प्रोवाइडर। तो आप अपने अनुभव से ये चीज़ें बता सकते हैं कि GST आने के पहले कर व्यवस्था जो थी और GST आने के बाद जो नई व्यवस्था आई है, इसमें आपका जो ज़मीनी अनुभव है उसे क्या लगता है कि ये छोटे उद्यमी और मझोले उद्यमियों के लिए अच्छा सिद्ध हो रहा है कि नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है? सर, छोटे और मझोले उद्यमी ज़्यादातर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, अकाउंटिंग और उनका जो लेखा जोखा है उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और जब से नई प्रणाली आई है, ये पूरी तरह से मतलब पारदर्शिता वाली है। इसमें कोई अकाउंट में खाता बही में हेरा फेरी की गुंजाइश काफ़ी कम कर देती है, तो कर पहुंचना है वो उसके लिए गुंजाइश कम हो जाती है। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग फर्जी GST सर्टिफिकेट बना के रेवेन्यू रिम्बर्स करा ले रहे हैं, खजाने में डाल तो नहीं रहे हैं, खजाने का पैसा वापस ले रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ मामले सामने आए हैं जो फेक इनवॉइसेज के। अभी लास्ट कुछ 2-3 महीने पहले स्पेशल ड्राइव चलाया था। आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है लोग TADA के फेक इनवॉइस जनरेट आज से थोड़ी कर रहे हैं, पुराने ज़माने से कर रहे हैं। चाहे निजी क्षेत्र के वर्कर हों या सरकारी हों, लोग जब टूर करते हैं, ठहरते हैं 2 स्टार होटल में, बिल निकाल लेते हैं 4 स्टार होटल के, खाते हैं 100 रुपये का, बिल निकाल लेते हैं 400 रुपये का। प्राइवेट कंपनियों में भी होता है और सरकार में भी होता है, तो ये तो फेक इनवॉइस ही हुआ ना। जब ये जो नई प्रणाली है पूरी कंप्यूटराइज्ड है, मतलब टेक्नोलॉजी से ये जुड़ी हुई है, तो फेक इनवॉइसेज की गुंजाइश काफ़ी कम कर देती है। पहले जितने मामले जो सैनवेट और मॉडरेट क्रेडिट के टाइम होते थे उसमें काफ़ी अंकुश लगा। लोग बहुत हद तक जो टैक्स इवेजन करते थे वो परेशान भी हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं ये बड़ी कंपनियों के बौद्धिक षड्यंत्र का परिणाम है? बड़ी कंपनियां इसको जस्टिफाई करने के लिए इसके फ़ायदे गिनवाती हैं, या उन्होंने अपने जो एकेडमिक एडवाइज़र्स हैं या उनके अपने जो सलाह, उन्होंने कह दिया है कि तू इसके फ़ायदे गिनवा दे और अखबार में डलवा दे,
ताकि लोग उसी का माला जपते रह जाएं, जबकि ये बड़ी कंपनियों द्वारा छोटे मछलियों को निगलने की एक लंबी रणनीति का हिस्सा है? मुझे ऐसा नहीं लगता सर, क्योंकि ये समय की मांग है। तो समय के हिसाब से टैक्स रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेंगे तो इवेजन पर अंकुश नहीं लगेगा। दूसरा है कि बड़ी कंपनियां जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर को उसमें कोई संदेह नहीं है कि उनको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो अकाउंटिंग और जो मेंटेनेंस ऑफ इनका जो बिलिंग है उन पर ज़्यादा खर्च कर सकती है और बहुत अच्छे से तकनीक का प्रयोग कर पाती है। छोटे लोगों के लिए समस्या ये है कि एक खासतौर पे देखा जा रहा है कि जब से जीएसटी आया है तब से ई कॉमर्स कंपनियां, जो खासतौर पे विदेशी कंपनियां हैं, अमेजन है, वॉलमार्ट है, उनका धंधा बढ़ता जा रहा है और छोटे मोटे कारोबारी का दिवाला निकलता जा रहा है। थोड़ा इसमें मुझे ये लगता है कि ई कॉमर्स कंपनी आने के बाद में और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब से गुड्स की सेल होनी चालू हुई है, गुड्स का ज़्यादा हो रहा है ट्रेडिंग, सर्विसेज भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, तो छोटे छोटे लोग जो तकनीक का सहारा ले पाए हैं और जो अपने आप को ढाल पाए हैं उस माहौल में, उन्होंने अपना इसमें फ़ायदा उठाया। छोटी छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियां भी बनती जा रही हैं, जैसे जो यूनिकॉर्न है, जो नए नए अपने जो स्टार्टअप्स हैं, तो वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो आदमी बदलाव नहीं करना चाहेंगे वो हमेशा पिछड़ेंगे। ठीक है महावीर। महावीर, यस सर। आपको ट्री प्लांटेशन करना पसंद है? यस सर। और आप बेलगाम में भी रह रहे हैं ना? हाँ, बेलगाम के अंडर में कमिश्नरेट बेलगाम है। हाँ, मतलब वही इलाका वही है ना? वहाँ पर अगर आपको प्लांट करना हो ट्री और राजस्थान के अपने डिस्ट्रिक्ट में चूरू में करना हो, तो दोनों में कौन कौन से स्पीसीज का चयन करेंगे आप? सर, स्पीसीज का चयन करना, वहाँ पर क्या पानी की समस्या उतनी नहीं है, तो जो कम पानी में जो पौधे लग जाते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट कम है, वो वहाँ पर आसानी से लग जाएंगे और अवेलेबल भी होते हैं। राजस्थान की दशा एकदम अलग है। राजस्थान में तो ऐसे पौधे लगाएंगे जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी जाती हैं, जैसे नीम लगाएंगे, सरेस लगाएंगे, पीपल लगाएंगे। नीम की जड़ें ज़्यादा गहरी होती हैं? सर, मुझे लगता है राजस्थान में जो भी गांव में सारे पौधे लगते हैं जो डेजर्ट में, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। और बेलगाम में लगाएंगे तो कौन कौन से पौधे लगाएंगे आप? सर, पौधों की वैरायटी के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा गहरी जानकारी नहीं है। ट्री प्लांटेशन करते हैं प्लांटेशन हम ऐसे करते हैं कि जब छुट्टी का टाइम मिलता है, छुट्टी के दिन, तो मतलब पौधे वो लगाएंगे कि सीज़न आ रही है, जब मानसून सीज़न, तो आखिर कुछ पौधे का चयन तो करते होंगे ना लगाने के लिए? हाँ, पौधे वहाँ पर जो मुख्य पौधे हमने लगाए, आम ज़्यादा लगाए हैं वहाँ। अच्छा। आम लगाए, चीकू लगाए हैं, और अमरूद के भी हैं और अनार के। ये 4-5 वैरायटी हमने ज़्यादा लगाई, छायादार और फलदार दोनों। छायादार और फलदार दोनों, बहुत बढ़िया। राजस्थान में मोटे अनाजों की खेती ज़्यादा की जाती है? जी सर। मोटे अनाज में किस किस को रखा जाता है? मोटे अनाज में मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, रागी, ये सब मोटे अनाज में है। अच्छा, इनके क्या फ़ायदे होते हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होते हैं इनके? सर, मोटे अनाज में जो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, फाइब्रस होते हैं, और इनमें जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे लवण हैं, वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि राजस्थान में लिटरेसी रेट कितनी है? 66.1 होनी चाहिए। सबसे अधिक कहाँ पे है, किस ज़िले में है? सबसे ज़्यादा लिटरेसी कोटा डिस्ट्रिक्ट के सर। ये तो आप तुक्का लगा रहे हैं लग रहा है। नहीं, कोटा जहाँ तक मुझे याद है अच्छी तरह से कोटा ही। और सबसे कम कहाँ पे है? कम होगी जालोर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे अधिक सेक्स रेशो कहाँ पे है, लिंगानुपात? ये मैं श्योर नहीं हूँ सर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि ट्राइबल बेल्ट में होना चाहिए। कुछ प्रमुख ट्राइब के नाम बता सकते हैं आप राजस्थान के? राजस्थान में भील है, मीणा है। कहाँ रहते हैं भील? का मुख्य निवास स्थान किधर है? भीलों का दक्षिणी राजस्थान है, जो कौन कौन से जिले? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। किसी नदी को भीलों की गंगा भी कहा जाता है। माही नदी को कहेंगे शायद। क्यों? क्योंकि वो पवित्र मानी जाती है। उनके जो गुरु थे भीलों के, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा, बहुत बड़ा मेला लगता है जो बेनेश्वर धाम जो है। अच्छा, राजस्थान को जोग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कितने भागों में विभाजित किया जाता है, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है? मुख्यतः 4 प्रमुख प्रदेश। कौन कौन से? पश्चिमी जो मरुस्थल, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठार। इसमें सबसे नया विभाग कौन सा है, जो अगर एज वाइज देखा जाए तो सबसे नया कौन सा है? सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, सोच के बताइए आप। सबसे पुराना तो अरावली था, ठीक है, प्राचीनतम माना जाता है, ठीक है। और डेजर्ट है, उसका विस्तार हो रहा है। तो सबसे नया यही हुआ।
बाकी कितने ज़िलों में है मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में? पश्चिम राजस्थान के 12 जिले माने जाते हैं। 12 जिले। अरावली से पश्चिम में। सबसे बड़े इलाके कौन से हैं? क्षेत्रफल के आधार पर जैसलमेर ठीक है, बहुत बड़ा है, बाड़मेर है, उसके बाद बीकानेर आ जाता है। अच्छा, राजस्थान के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनसे किसी राज्य या किसी देश की सीमा लगती है, यानी कि सीमावर्ती ज़िले कितने हैं राजस्थान में? जिलों की कुल संख्या तो सर मैंने काउंट नहीं की। वैसे है कि पाकिस्तान से 4 जिले लगते हैं, हरियाणा से उधर तीन गुजरात से? गंगानगर, गुजरात से भी जालोर लगेगा, जालोर, सिरोही और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है महावीर सर। महावीर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और राजस्थान में जो राज्य सरकारों के जो टैक्स हैं पेट्रोल डीजल पर वो बहुत अधिक हैं अन्य राज्यों से। यस सर। लगभग कुछ जिलों में 100 रुपये तक जो आपने देखा उसकी पहुंच चुकी थी, न्यूज़ में काफ़ी था। तो ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं इतने पेट्रोल डीजल के, क्या इसका कारण है? सर, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के पीछे मुख्य कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार ने जो भारी मात्रा में जो बड़ी हैवी टैक्सेज इम्पोज कर रखे हैं, टैक्सेज सेसेज दोनों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें थी, जैसे ही वो घटी, जो क्रूड ऑयल के दाम घटे थे, तो उस टाइम सरकारों ने उसका फ़ायदा उठाया, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार, उन्होंने समय समय पर अपना कर बढ़ाया, तो बाज़ार में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे। अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसके दाम बढ़ रहे हैं, तो एक कर भी कम नहीं कर रहे, टैक्सेशन भी, और इवन कर में लाभ होता है सरकार को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ रही तो उनका कर अपने आप में जो आनुपातिक जो है इसमें एड वाला, वो अपने आप बढ़ा देता है इसको। तो बढ़ने के पीछे कारण दोनों का, जैसे पेट्रोल में कहें तो करीब करीब 60% हिस्सेदारी करों की है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो 60% जो है वो टैक्सेशन से है, और डीजल में 55 के लगभग। तो आपको नहीं लगता कि इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार नहीं है इस पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ने में, उतनी ही जिम्मेदार राज्य सरकार भी है? जी, दोनों ही सरकारें जिम्मेदार मान सकते हैं। किसकी भागीदारी ज़्यादा है? जैसे राजस्थान में है तो 38% पेट्रोल के ऊपर था लेवी पेट्रोल पर, और वो अभी घटा के 36% कर दिया है। तो उसमें केंद्र जो है, केंद्र का जो हिस्सेदारी है वो भी लगभग बराबर, थोड़ी ज़्यादा है। केंद्र का जो वेटेज है कर का वो थोड़ा सा ज़्यादा है। वो उसमें प्रतिशत रूप में तो 1.4% एक्साइज ड्यूटी है, और करीब 11 रुपये है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, और 18 रुपये प्रति लीटर जो सेस है। ठीक, अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी की सूची में शामिल कर दिया जाए तो उससे क्या प्रभाव होगा? प्रभाव है कि उसमें करारोपण में सिंप्लिसिटी आ जाएगी। हर राज्य में करों में भेद नहीं रहेगा, टैक्सेशन जो है समान हो जाएगा। अभी वर्तमान में क्या, हर राज्य के अपनी अपनी टैक्स रेट्स लगा रखी है, तो वो एक समान हो जाएगी, पूरे देश में एक जैसी टैक्सेशन का एक सिंप्लीफाई रूप हो जाएगा। तो जैसे 28% वाला हाईएस्ट स्लैब में भी जाएंगे तो 14% इक्वल रहेगा राज्य और केंद्र का हिस्सेदारी। तो ये तो एक सही उपाय होगा, सही दिशा में होगा। तो राज्य तो ये कहते हैं कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तो राज्य की कर वसूलने की जो शक्तियां हैं वो कम हो गई हैं, और जब कर वसूलने की शक्तियां कम हो गई हैं तो उनके पास उपाय ये बचता है कि हम पेट्रोल के माध्यम से अपनी जो व्यय की प्राप्ति है, जो प्राप्तियां हैं वो करें, ताकि हम व्यय को स्पॉन्सर कर सकें। तो जब पेट्रोल डीजल भी जीएसटी में चला जाएगा तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर केंद्र के पास राज्य को कंट्रोल करने की शक्तियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, और कहीं ना कहीं राज्य के जो विषय है वो सूचियाँ जो है वो कम होने लगेंगी? आप जो कह रहे हैं वो इसमें एक हद तक मैं सहमत भी हूँ। ये कि करारोपण में संघीय ढांचा, पहली बात है कि कर की दरें निर्धारित करती है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी की दरें। तो इसमें संघवादी ढांचा है जिसमें कि केंद्र का अपना एक अनुपात है, वोटिंग पावर है, और हर राज्य की उसमें भागीदारी है। तो ये तो संघीय स्वरूप के हिसाब से कर की दरें बाकी जीएसटी में जो इम्प्लीमेंट करते हैं वही अभी पेट्रोल डीजल के ऊपर लागू हो जाएंगी। दूसरा है कि संघीय स्वरूप में एक कमी ये है कि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ड्यूटी लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स लगा रही है, वैट वगैरह, तो उनमें उनको एक स्वतंत्रता है, और वो एक सीमा तक उनको लगता है कि कहीं हमारी जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो जाएगी, केंद्र सरकार के हाथ में पूरा करारोपण चला जाएगा, क्योंकि एक मुख्य स्रोत है ये।
राज्य के पास आज भी पेट्रोल डीजल के ऊपर जो कर लगाती है, बिक्री कर, वो एक मुख्य स्रोत, आय का मुख्य स्रोत रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, इससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमारे राज्य सूची के जो विषय हैं वो सीधा ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसके पास? केंद्र के पास। तो कहीं नहीं लगता आपको कि यहाँ पर जो राज्य की जो राजनीति है या फिर जो प्रमुखता है, जो उनकी विशेषता है, यहाँ उनका महत्व कम होता जा रहा है? क्या आप समर्थक हैं इसके या विरोधी हैं? नहीं, राज्य सूची के विषयों पर कुछ विषय जो जीएसटी में सम्मिलित कर दिए गए, ये तो संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की सहमति से ही हुआ है, और ये राज्यों ने स्वेच्छा से अपना जो संघीय स्वरूप है उसमें अपनी भागीदारी तय की। तो राज्यों की इसमें आज भी भागीदारी होती है। हर निर्णय में जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो सर्वसम्मति से, अभी तक जो भी निर्णय लिए गए हैं सर्वसम्मति से हुए, मतलब वोटिंग की भी उनका आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो राज्यों का ऐसा देखा जाए तो राज्यों का कोई इसमें ऐसा विरोध नहीं है, और वो स्वेच्छा से इसमें संघीय स्वरूप में शामिल हुए हैं। तो करारोपण में अभी तक तो ये नहीं है, लेकिन एक समस्या आती है संघीय ढांचे में कि जो भी केंद्र से उनको हस्तांतरण होना है, आईजीएसटी का चाहे उनका एसजीएसटी कंपोनेंट हो टैक्सेशन का, और उसके अलावा जो कॉम्पेंसेशन से उनको जो मिलना है, कॉम्पेंसेशन में जो लॉस हुआ है रेवेन्यू में, उसमें काफ़ी देरी देखी गई है। जैसे 2017-18 का कॉम्पेंसेशन अभी हाल ही में 3 महीने पहले दिया गया, और अभी 20 और 21 का सरकार कह रही है कि हम नहीं दे पाएंगे। हाँ जी सर। तो किस आधार पर कह रही है हम नहीं दे पाएंगे, और क्या आधार रखा गया कंपनसेशन का? कॉम्पेंसेशन सेस के द्वारा कुछ कलेक्शन कर लेंगे। किस वर्ष को आधार से 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में जो हर राज्य का अपना जो कर संग्रहण था, टैक्स कलेक्शन, उसको उन्होंने आधार लिया और उसके ऊपर 14% एनुअलाइज्ड एक ग्रोथ उसमें अज्यूम कर लिया गया। तो उस हिसाब से जोड़ेंगे, और जिस राज्य का कलेक्शन है जीएसटी लगने के बाद में उतना कम होता है, उतने पूर्ति केंद्र सरकार कर देगी। ये ढांचा शुरू में 5 साल के लिए राज्यों को सहमति के लिए दिया गया और सब राज्यों की सहमति मिल गई। अब समस्या ये आ रही कि कोविड के प्रकोप के बाद में काफ़ी हद तक जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है, और केंद्र ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, और जीएसटी प्रणाली का भी कोई दोष नहीं है, तो इसमें हम उतना नहीं दे पाएंगे। लेकिन 2022 के बाद में इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपकी जो घाटा है उसकी भरपाई ना हो जाए। चलिए, थैंक यू। महावीर, हम लगातार अपने विदेश संबंधों में अमेरिका के प्रति झुकाव बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे अमेरिका से हमें कई सारे लाभ भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या दीर्घकाल में यह जो विदेश नीति है यह एक संतुलित नीति मानी जाएगी कि इसके नुकसान हो सकते हैं? सर, अमेरिका के साथ जो अब तक संबंध रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहे हैं तब सरकार की विदेश नीति में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। हम जो विश्व शांति और परस्पर जो वसुधैव कुटुंबकम जिस नीति पर हम चल रहे थे उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिला। हिंद प्रशांत में हमारा झुकाव अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के 4 देशों के साथ ग्रुप बनाना, चाइना के सामने खड़ा होना, ये एक ऐसा बदलाव है जो दीर्घकाल में हमारे देश के हित में शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब विपक्षी दलों की सरकारें आदि अमेरिका में, जैसे अभी जो बाइडेन आए हैं, तो उनकी नीतियां जो डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं वो मतलब मानवाधिकारों को समर्थन देगी, और चीन के अगेंस्ट उतना नहीं खड़े होंगे, क्वाड को उतना मजबूत नहीं करना चाहेंगे, चीन को एक शत्रु के रूप में नहीं देखते, जबकि अमेरिका ट्रंप प्रशासन के दौरान उनका एक आर्थिक शत्रु के रूप में उनको सामने दिख रहा था, और उसमें भारत का सहयोग लेना चाहा, और भारत ने अपने, क्योंकि अमेरिका एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो काफ़ी हद तक उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया उनका साथ लेने के लिए। अमेरिका की हामी यहाँ काफ़ी। क्या यही कारण है कि अब भारत चीन के तनाव कम हो गए हैं? जैसे ही जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, भारत चीन के तनाव भी कम होते चले गए, डी एस्केलेशन शुरू हो गया। ऐसा लगता है थोड़ा बहुत कि अमेरिका में प्रशासन में बदलाव होने से, राष्ट्रपति बदलने से, सत्ता में परिवर्तन के कारण भारत और चीन के संबंधों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी कई वर्षों पहले तक हम सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठनों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे और ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, दबाव बनाने के लिए। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से हमने सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन और अपनी परमानेंट
मेंबरशिप की दावेदारी ही छोड़ दी है। क्या फ़ायदा हो सकता था पहले अस्थायी सदस्य होने का, और ये दावेदारी हमने हाल में क्यों छोड़ दी? भारत ने दावेदारी, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक जो भी मीडिया से हाँ, लेकिन पढ़ने से सक्रिय रूप छोड़ी से नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ, सक्रियता कम हुई है। जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, जो उसमें अमेरिका से काफ़ी जुड़ाव होने के कारण से और चीन के विरुद्ध खड़े होने से काफ़ी उसका दायरा एक सीमा तक बंद कर रह गया। हिंद प्रशांत में अपनी भूमिका बढ़ा करके और अपनी छवि वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही चीन के साथ रूस के साथ जो दूरियां धीरे धीरे बढ़ी हैं, तो उससे एक वैश्विक छवि पर थोड़ा सा असर पड़ा है वो जो। और क्या इससे हमारी दावेदारी मजबूत हो गई, कमज़ोर पड़ गई? ऐसा लगता है मजबूत तो नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अब तो चीन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के विषय पर भारत को कतई समर्थन नहीं करने वाला है अगले कई दशकों तक। नहीं, इसके लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास करते रहने पड़ेंगे। चीन से कोई हालत में दूरी रखने का, एक पड़ोसी से दूरी रखने में कोई उसमें फ़ायदा नहीं दिखता है, क्योंकि आज युग है, पूरा आर्थिक युग है, जिसके व्यापारिक हित होंगे, वैश्विक महाशक्ति वही। क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्रालय से कुछ गलतियां हो गई हैं पिछले कुछ वर्षों में ट्रंप का अनुसरण करके? ऐसा लगता है कि विदेश नीति में सरकार ने समय के हिसाब से बदलाव किया है, जो कि करते रहे कि ताकि भारत की एक छवि मजबूत हो, लेकिन कुछ हद तक उसमें सफलता मिली है, कुछ असफलताएं मिली हैं। ठीक है महावीर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। महावीर, आपने पहले भी RAS का इंटरव्यू दिया है पहले कभी? जी, लगातार 2 पिछले इंटरव्यू मैंने दिया। अच्छा, पिछले 13 और 16 दोनों दिए? दोनों। अच्छा, क्या अनुभव रहा उन दिनों 13 और अनुभव 16 वाले में? रिटर्न में स्कोर कम रहा, तो अलाइड सर्विस में हो रहा था, इसलिए मेडिकल देने भी नहीं गए। हाँ, वो समस्या तो है कि भाई इतने वरिष्ठ 16 साल की सीनियरिटी के बाद या 10 ही साल की सीनियरिटी के बाद छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी तभी जाएंगे। तो आप दावेदार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस के हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और तहसीलदार सर्विस भी। तीन में कोई मिलता है तो जाएंगे या न? तहसीलदार, उसके अलावा 1-2 सर्विस और भरी, BDO भरी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, और उसके लिए अंक आपको ऊपर उठाने पड़ेंगे, मतलब मेंस में भी अच्छा हो और इंटरव्यू में भी अच्छा हो, दोनों साथ में ज़रूरी है। यस सर। तो क्या उम्मीद है इस बार मेंस के अंक आपके अच्छे रहेंगे पिछले साल के मुकाबले? पिछले से बेटर रहनी चाहिए सर, काफ़ी बेटर चाहिए। इंटरव्यू में क्या कुछ कसर रह जा रही थी, कम नंबर मिल रहे थे? 2013 का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा, जैसा ये यहाँ बोर्ड का जो माहौल है लगभग ऐसा ही था। स्कोर 66 रहा। पिछले इंटरव्यू में उतना मतलब अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड की जो सवाल थे वो काफ़ी एक अलग दिशा में थे, और उनको मैं शायद ठीक से नहीं उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, तो 56 स्कोर रहा, तो उसमें काफ़ी मतलब रैंक नीचे चलेगी, 700 कुछ पर चलेगी। लेकिन आपको अंदाजा था कि गड़बड़ हुआ है? हाँ, इंटरव्यू देकर जब बाहर निकले तो आपको फील हो रहा था कि उतना अच्छा फील हो रहा था, इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अभी आपकी जो तैयारी है उसमें चूँकि आप वरिष्ठ हैं बहुत सारे कैंडिडेट से, तो नॉलेज वगैरह तो अच्छा लग रहा है कि आपका जो करियर बैकग्राउंड है उसमें जो भी सवाल पूछे गए, उसमें जो स्टैंड भी लेना था, पॉलिसी स्टैंड लेना था या फैक्चुअल जो बातें बतानी थी, वो सारी चीज़ें अच्छी थी। इंटरव्यू के उत्तरार्ध में आपको अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर घेरने का प्रयास किया गया, जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वैसी एक बिसात बिछाई गई। थोड़ा सा आपको चौकन्ना ये रहना है कि आप उस बिसात में फंसते हुए नजर आए। देखिए, काम क्या है प्रशासक का? प्रशासक का काम 2 तरह का है। एक तो ये है कि अपने इंटरनल रिपोर्ट में सरकार को ये समझाए कि पॉलिसी लेवल पर कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बेबाक होके भी बोले, भले थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन वो सुधारना ज़रूरी है तो उसका भविष्य अच्छा रहेगा। एक काम ये है, इसके लिए बेबाकी बहुत ज़रूरी है, बोल्डली आदमी बात को कहे। लेकिन दूसरा काम ये भी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप जाएं या घरेलू मंच पर जाएं,
तो सरकार के पॉलिसी को डिफेंड भी करना है। यस सर। ठीक है, डिफेंड करने में एक आध दो मोर्चे पे आप कमज़ोर हो गए। जैसे ये आपको स्ट्रैटेजिकली नहीं बोलना है, नहीं बोलना चाहिए कि हाँ जी विदेश मंत्रालय से गलती हो गई चीन से तनाव लेकर, या ये नहीं स्वीकार करना है कि हम ट्रंप के दबाव में आके हम ऐसा कर रहे हैं। ये हमेशा आपको जाहिर करना है कि नहीं, ये हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। यस सर। ठीक, जीएसटी पे आपने वो मेंटेन किया, जीएसटी पे आप दबाव में नहीं आए। आपने ये मैंने ये सवाल पूछा था ना कि कहीं अमेजन के या फलां के दबाव में तो वहाँ आपने डिफेंड किया कि नहीं वो हमारी अपनी पॉलिसी है, और उससे किसी को फ़ायदा हो सकता है कि बड़ी कंपनियों को मिल रहा हो और छोटी कंपनियों को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो टेक्निकली रेडी नहीं है। ये इत्तेफाक की बात है। लेकिन जब लगभग यही आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकल क्वेश्चन आईआर डोमेन में आ गया, आपके जीएसटी वाले डोमेन से बाहर चला गया, तो जो एक पॉपुलर परसेप्शन है कि सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है या हमारी फॉरेन पॉलिसी, वो एक इम्प्रेशन आने लगा कि सुरक्षा परिषद की दावेदारी हमारी, आपने कहा कि कमज़ोर तो नहीं हुई है लेकिन उतनी मजबूत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा और चौकन्ने होने की ज़रूरत है। शायद ये सब एक दो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें आपकी जो निष्ठा होगी सरकार के प्रति वो जांच के दायरे में रहेगी। अब ये संतुलन साधने वाली चीज़ है कि आपको बेबाक सलाह भी देना है, क्योंकि सिर्फ प्रिय बातें करने वाला अंततः नुकसानदायक साबित होता है। यस सर। खाली प्रिय बोलिएगा तो सुधार ही नहीं हो पाएगा। तो आपको थोड़ा सा बेबाक भी रहना है, लेकिन उसी को प्यार से बताना है। सत्यम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात, सत्य को चाशनी में डाल के बताना है। उसके लिए वाक्य गढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ा सा देखिएगा। यस सर। मुझे लग रहा है कि उस पहलू पे थोड़ा सा आप चौकन्ने हो जाएं तो बाकी इम्प्रेशन आपका बहुत अच्छा है। मतलब आपकी एंट्री अच्छी है, आप चूँकि सेवा में ऑलरेडी हैं तो ये सब आपको एटिकेट वगैरह पता है। जो शिष्टता संबंधी मानक है कि प्रवेश करते समय पूछना है, अभिवादन करना है, अनुमति मिलने के बाद ही बैठना है, ये सब चीज़ें तो बताने की है ही नहीं। आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं। वो आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि आप पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, नौकरी कर ही रहे हैं, तो वो सब आपका अच्छा है। वो सब मॉक इंटरव्यू फर्स्ट टाइम ही दिया सर हमने। नहीं, मतलब आपने रियल इंटरव्यू ही 2 बार दे दिया है, तो मॉक। यस सर। तो वो सब फील भी हो रहा था कि वो सब आपका अच्छा है, इसलिए उन सारी चीज़ों पे हमने ज़्यादा समय नहीं दिया। बैठने का ड्रेस सेंस आपका अच्छा है, जूता वेल पॉलिश्ड है, शर्ट का पैंट का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, वो सब अच्छा है। अपीयरेंस आपका अच्छा है, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज में फ्लो है। एक आध जगह थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन वो, लेकिन आपका नैसर्गिक है तो मैं उस पर ज़्यादा टोका टाकी करना नहीं चाहूँगा। वो वीडियो देखिएगा, वो इनवॉलंटरी होता है, मतलब अब स्वतः हो जाता है। पलकों का झपकना एक चीज़ें हैं, शायद उस पर कॉन्शियस होने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो बुरा भी नहीं लग रहा है, वो अच्छा है। एक आध जगह थोड़ा सा लीप मूवमेंट है, वीडियो में देखिएगा कि थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे एक कार्य के लंबे अनुभव के बाद जो वरिष्ठता का एक भाव आता है, तो वो थोड़ी सी क्या कहा जाए, उसको लापरवाही तो नहीं कहेंगे और उसको एरोगेंस भी शायद नहीं कहेंगे। एरोगेंस और लापरवाही नहीं है, एक बेपरवाही उसको कह सकते हैं कि चलो ठीक है। तो चूँकि आप वहाँ पर तो कैंडिडेट हैं तो वो चौकन्ना रहना ज़रूरी है थोड़ा सा। तो यही एक दो सलाह है आपके लिए, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। सलाह वैसे यही है कि आईआर वाले रिलेशनशिप पर एक बार चिंतन कर लीजिए। आपका 23 मार्च को है, और अगर उनको डेट तो खैर उनको पता ही रहेगा, आप 23 तारीख को एंटर करेंगे ट्यूसडे को। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी। यस सर। तो हो सकता है उस दिन भगत सिंह का शहादत दिवस है, वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स में आपने एमए किया है ना? जी सर। तो थोड़ा इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ चिंतन कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि आपके कैरियर बैकग्राउंड से ही सवाल, पीछे जो सवाल पूछे गए थे कैसे पूछे गए थे, कैरियर बैकग्राउंड से या दूसरे? 2013 में सर जीएसटी पर, डिमोनेटाइजेशन पर काफ़ी सवाल करी। हाँ, उम्मीद वही है। इकोनॉमिक्स के बेसिक थ्योरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, क्योंकि बैकग्राउंड आपका है उसी तरह का पूछेंगे। पर कुछ सवाल। तो मुझे लग रहा है वही आईआर वाले पे थोड़ा सा चौकन्ना हो जाने की ज़रूरत है, बस बाकी सब बढ़िया।
ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर।